साधना से स्वयं सदसरस स्वर से सरगम को भर दीजिए। सदवती शारदे साधना से स्वयं सदसरस स्वर से सरगम को भर दीजिए। माधवा तंगिनी माधुरी माधवा तंगिनी मानसी माधुरी मामा का महिमा का बल दीजिए। सतवती सारे क्यों आ गया आपके आसरे आर्या आ गया आपके आसरे आर्या। आज आनंद अद्भुत अजब आज दो कांत कलकंठी कलाकारी कंठ को दिल कल्पना से कर दीजिए। सतवती शारदे साधना से स्वयं सदसरस स्वर से सरगम को भर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और मैं ये जो बच्चे पीछे बैठे हैं आप लोग आगे आ जाइए इस कुर्सियों पे। आगे जो है अच्छा नहीं लग रहा है, बड़ा बड़ा दिखेगा। आप सभी आगे आ जाए, ये सभी लोग आगे आ जाए। सभी ये कुर्सियां जो खाली है ये कुर्सियों को भर दें ताकि कवियों को ये न लगे कि हम कुर्सियों को कविता सुना रहे हैं। हाँ आइए आइए बैठ जाइए। आ जाओ बेटा आ जाओ। इधर जो नीम के नीचे बैठे हुए सब लोग आ जाए, आगे आ जाए। हाँ और आगे आ जाओ। आगे कुर्सियां खाली है, बिल्कुल कुर्सियां भर दीजिए। ये तो यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम है, निश्चित रूप से पुस्तक मेला चल रहा है और ये आज पहला दिन है, अभी पहला ही सत्र है। निश्चित रूप से यहाँ पे कल बहुत भीड़ हो जाएगी, मुझे मालूम है। और छात्र छात्राएं भी आएंगी और विसारिया जी का ये जो तो सड़क के बहुत अंदर है, वरना हमारा पंकज अविनाश जो है तालबेट में पढ़ाता है, इसका स्कूल जो है सड़क के किनारे। इन लोगों ने सुरक्षा के लिए लिख दिया वहाँ पे, यहाँ बाहर धीरे चलाएं कृपया बच्चे पिटल न जाए। किसी बच्चे ने उसमें एक लाइन बढ़ा दी, मास्टर बचने न पाए। यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम है, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से सुनेंगे तो ये जो 8-10-15 कवि है बहुत अच्छा सा काम पाठ करेंगे। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, चाहता ये हूँ कि सीधे सीधे कम सुने का शुभारंभ हो। हमारे आदमी पन्नालाल जी ने कहा कि कोई भूमिका नहीं, बिना भूमिका के तो कोई भी कभी भूमिका नहीं बनाएगा, क्योंकि हम भूमि के ही है। जब हम भूमि के ही है तो भूमिका बनाने की जरूरत है नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि इसी भैया का नाम हिमांशु चौधरी हर्ष से चाहता हूँ कि वहाँ से कभी आप लोग जोरदार ताली हो जाए। हर्ष जी आए और मैं सर्वप्रथम यहाँ पे उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमन। आज के अध्यक्ष जी से मैं आज्ञा चाहूंगा, बिना किसी भूमिका के सर्वप्रथम आप सभी के समक्ष एक 4 पंक्तियां रखूंगा। उसके बाद अपनी ओज की कविता आपके समक्ष रखना चाहूंगा। कुछ
तरीके से है। निगाहों के इशारों से वो जब हंसकर बुलाती माँ, निगाहों के इशारों से वो जब हंसकर बुलाती माँ, हकीकत फिर जमाने की जुबानी सुना, हकीकत फिर जमाने की जुबानी सुनाती माँ। सदा ईमान के काबिल बनो मंजिलोगे, सदा ईमान के काबिल बनो मंजिल तुम पाओगे। हौसला रखना यही अक्सर सिखाती माँ, हौसला रखना यही अक्सर सिखाती माँ। तो मैं पंक्तियां अपनी एक कविता सभी के समक्ष रखना चाहूंगा, जो कि एक ऐसे योद्धा के ऊपर है। यूं तो महाभारत में आपने सभी ने कई महा होगा और टेलीविजन पर देखा होगा, पर एक ऐसा योद्धा जो उम्र में तो भले ही सबसे छोटा था, पर साहस में सबसे ऊंचा था। एक ऐसे योद्धा के लिए मेरी पंक्तियां हैं। अध्यक्ष जी से आज्ञा चाहूंगा। जी। अर्जुन पुत्र उत्तराधिपति था, अर्जुन पुत्र उत्तराधिपति था, निसंदेह कौरवों के लिए क्षति था। अर्जुन पुत्र उत्तराधिपति था, निसंदेह कौरवों के लिए क्षति था। निर्भय होकर गया था चक्रव्यूह तोड़ने, निर्भय होकर गया था चक्रव्यूह तोड़ने, क्योंकि समर्पित वह कुल के प्रति था, समर्पित वह कुल के। क्या युद्ध है, क्या धर्म है, क्या कर्म है जानता था, क्या युद्ध है, क्या धर्म है, क्या कर्म है जानता था। मर्म अपने पद को निभाने का पहचानता था। क्या युद्ध है, क्या युद्ध है, क्या धर्म है, क्या कर्म है जानता था। मर्म अपने पद को निभाने का पहचानता था। अपने मन में फल की इच्छा कभी की ही नहीं, ठान मन में कर्म करने की केवल ठानता था। क्या बात है, वाह वाह। क्योंकि वह संकल्प व्रती था, समर्पित कुल के प्रति था, समर्पित कुल के प्रति था। अगली पंक्तियां उसके साहस को दिखा रही है, कितना साहसी था वो खुद। प्रतिद्वंदी को पछाड़ कर, प्रतिद्वंदी को पछाड़ कर वह कहता था दहाड़ कर, रण में लड़ता जाऊं मैं दुश्मन का सीना फाड़ कर। प्रतिद्वंदी को पछाड़ कर वह कहता था दहाड़ कर, रण में लड़ता जाऊं मैं दुश्मन का सीना फाड़ कर। ना हटे पीछे कदम, इस तन में जब तक श्वास है, सांस लूंगा मैं समर में ध्वज विजय का गाड़ कर। रण फैसला सर्वसम्मति था, समर्पित वह कुल के प्रति था, समर्पित वह कुल के प्रति था। अंतिम पंक्तियों में मेरा कहना है, माँ के उदर से सुना था चक्रव्यूह को तोड़ना, माँ के उदर से सुना था चक्रव्यूह को तोड़ना, कृष्ण से सीखा था समर का रुख अचानक मोड़ना। अंतिम द्वार भेदने का सूत्र ना सुन जान पाया, बस अधूरे ज्ञान के कारण पड़ा जग छोड़ना। हर्ष वीर योद्धा उत्तरापति था, समर्पित कुल के प्रति था, समर्पित कुल के प्रति था। बहुत अच्छी रचना, एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें। और आइए, ये सम्मेलन मुशायरा बिल्कुल अद्भुत चल रहा है, क्योंकि अद्भुत कवि है यहाँ पे, और अद्भुत एक प्रयोग भी आदरणीय किसारिया जी ने किया है कि सम्मेलन के बीच में एक कवि या दो कवि के बाद एक नृत्य यहाँ बच्चों का जरूर होगा। तो ये पहला कवि पढ़ चुका है, तो एक नृत्य यहाँ कुछ बच्चे यहाँ प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय सिलसिला नहीं मिलता इश्क के मदरसे में, दाखिला नहीं मिलता। क्या बात है वो, शेर उन्होंने बड़ा अच्छा कहा। खेत बेच देते हैं, उम्र बीत जाती है। शुक्ला जी, खेत बेच देते हैं, उम्र बीत जाती है, हमें अदालत से फैसला याद आ गया तो मैंने पढ़ दिया। आइए मैं सीधे 2-3 मुक्तक पढ़ के आपसे विदा लेता हूँ। समय की सीमा है और उस सीमा का पालन, जो मैंने ही निर्धारण किया समय सीमा का, तो उसका पालन करना बहुत जरूरी है। समय सीमा का उल्लंघन करना ठीक भी नहीं है। हुए हैं त्रिपाठी जी और शुक्ला जी दोनों अगल बगल बैठे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। समय सीमा का उल्लंघन इसलिए मैं नहीं कहूँगा क्योंकि सीमाओं का उल्लंघन करना ठीक नहीं है, और वैसे भी आजकल सीमा जो है सचिन के पास है, और वो सीमा का उल्लंघन करके ही आई है।
इसलिए हम जो है सीमा की समय सीमा का उल्लंघन नहीं करेंगे। पढ़ता हूँ, सुनिएगा सीधे सीधे। मैं तो प्यार मोहब्बत वाला कवि हूँ और बस आप लोगों की मोहब्बत है जो भाई साहब ने बताया। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। आओ हम तुम मिले एक कहानी लिखे, क्या कहने, आओ हम तुम मिले एक कहानी लिखे, बहते दरिया के जैसी रवानी लिखे, बांध ले सात जन्मों का बंधन प्रिय, बांध ले सात जन्मों का बंधन प्रिय, प्यार की खूबसूरत निशानी, प्यार की खूबसूरत निशानी लिखे। और मेरे बड़े भाई उमेश शुक्ला जी बैठे हुए, हाथ बांध के न बैठो, अगर कहीं थोड़ा अच्छा लगे तो ताली वाली बजा दो। श्री हरि जी आप भी सुनिएगा। बहुत पुराने बड़े भाई मेरे मित्र हैं, उन लोग जो है अमर उजाला में मैं भी था उस समय, भाई साहब थे। सुनिएगा, पढ़ता हूँ, केवल 2 मिनट तक पढ़ूंगा, अगर आप चाहेंगे तो एक छोटी सी गजल और पढ़ूंगा। आओ आओ गंगो जमन साथ लेकर चले, आओ गंगो जमन साथ लेकर चले, खुशियों का एक चमन साथ लेकर चले, तुम मेरे हाथ में हाथ अब रखो, तुम मेरे हाथ में हाथ अपना रखो, अब ये धरती गगन साथ लेकर चले, अब ये धरती गगन साथ लेकर चले, बोलिए जब भी दिल खोल कर बोलिए। अच्छा जी, थोड़ी देर बस, आदरणीय, बस 2 मिनट हुआ। आप 2 मिनट बाद चाहे जितनी बात कर लीजिएगा, 2 मिनट के बाद मैं बिल्कुल यहाँ से चला जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा, चिंता मत करिए। आओ बोलिए जब भी दिल खोल कर बोल। बेटा बैठ जा, बेटा बैठ जा, बेटा भाई साहब चश्मे वाले बैठो, बैठ जाओ। कान में मत बोलो, दिल खोल कर बोलो बेटा। थोड़े से लोग होते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है जब कोई बातचीत करता है, बस थोड़ी देर बेटा बातचीत ना करो, मुझे सुन लो। पिछले दिनों मेरा तो बड़ा दुखी था बेचारा, कह रहा था अंकल चश्मा लग गया। मैंने कहा बेटा मुझे तो बचपन से लगता है। मैंने कहा तुझे टेंशन क्या है? बोला अंकल चश्मा लगाता हूँ, खूबसूरत लड़कियां मेरी तरफ देखती नहीं है। मैंने कहा उतार दे, फिर दिखती नहीं है, बड़ा टेंशन में रहता है। एक बार ताली बोलिए जब भी दिल खोल कर बोलिए, वाणी में भी मधु खोल कर बोलिए, वाणी में भी मधु खोल कर बोलिए, शत्रु भी आपका मित्र हो जाएगा, शत्रु भी आपका मित्र हो जाएगा, शब्द को तौलिए तौल कर बोलिए, शब्द को तौलिए तौल कर बोलिए। और ये मुक्ता गौर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। बहुत पीछे दिनेश भाई साहब बैठे, वहां तक पहुंचाता हूँ, अच्छा लगे तो वहां से आशीष देना। कि दुनिया को एक नया कायदा दीजिए, पर न कोई हमें वास्ता दीजिए, दुनिया को एक नया कायदा दीजिए, पर न कोई हमें वास्ता दीजिए। आप आगे हैं, आगे ही रहिए, मगर आप आगे हैं, आगे ही रहिए, मगर है जो पीछे उन्हें रास्ता दीजिए, जो पीछे। बहुत धन्यवाद। मैंने अपनी समय सीमा में अपना लश्कर के नहीं छोड़ा, वो तो पढ़ने पड़ेगा। चलिए पढ़ देता हूँ, एक बार तालियां बजाएं। 2 शेर पढ़ता हूँ, सुनिए। 3 शेर। लश्कर भी तुम्हारा है, जिस शेर के लिए अभी भाई साहब कह रहे थे कि संसद और विधानसभा में, अब आजकल तो टीवी पे हर जगह हर रोज जो है कोई ना कोई कोट करता है। और प्रोफेसर साहब विडंबना यह है कि मैंने जिनके खिलाफ लिखा था उनका आजकल हथियार बने हुए हैं, वही लोग सबसे ज्यादा कोट कर रहे हैं।
सुनिएगा, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, अब तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा सच लिख दो, इस दौर के फरियादी भाई साहब टोपी वाले, इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए। 30-31 साल पहले ये स्थितियां थी और आज भी अगर ये पंक्तियां सुनी जा रही हैं, सुनाई जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि परिस्थितियां नहीं बदली, केवल चेहरे बदल गए और कविता इसलिए जिंदा है। शुक्ला जी, इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, इस दौर के जाए तो कहाँ जाए, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा सच लिख दो। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ, आखिरी नहीं है, लंबी गजल है मगर केवल एक शेर पढ़ता हूँ कि सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज एक बार ठीक सेट कर देना। माँ वीणा वादनी को प्रणाम करता हूँ। हिंदी डिपार्टमेंट, पुनीत भाई साहब तो शायद यहाँ से अंदर किसी कारण व्यस्त है, उसके सभी पदाधिकारियों को प्रणाम। मैडम बैठी हुई हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट है, इसी के माध्यम से बार बार आपके समक्ष उपस्थित होने का एक अवसर प्राप्त होता है, इसलिए आप लोगों को 2 बार प्रणाम करता हूँ। मेरे समक्ष ये जो श्रोता बैठे युवा मेरे साथी, आपको 100 बार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तालियां आप ही लोग बजाएंगे। देखो, मैं तो अब किन शब्दों में धन्यवाद दूं, कौन वो बढ़िया देखिए डांस कर गई, वो अंदर चली गई, मतलब मैं अचंभे में था कि ये सारे छुपे छुपाए दर्शक थे कहाँ, मतलब धावा सा बोल दिया उन्होंने, एकदम से प्रकट हुई और डांस खत्म हुआ और एकदम से गायब। ये आकर्षण। अच्छा, उससे पहले वो नुक्कड़ नाटक हो रहा था, लड़के बेचारे जान तोड़ के मेहनत कर रहे, कोई उसमें रुचि नहीं है। ये महिलाओं को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। आप देखिए, उनका डांस शुरू हुआ और सब लोग आ गए। सरकार के स्लोगन भी इसी तरह के सुनते हैं आप, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटो तुम भाड़ में जाओ। आप कोई सीरियल देखिए, कोई सिनेमा देखिए, उसमें एक पंक्ति घूम घूम कर आपके सामने आएगी, बेटियां आंगन की तुलसी होती। तो हम बेटे क्या है, सड़क किनारे होकर कुकर मुड़ते हैं? हम क्या है, हमारी वैल्यू देखो। अब जो यहाँ से जो मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ,
मेरे युवा साथियों, मेरा भविष्य आपके हाथ में है। जरा एक बार जोरदार तालियों से लगे कि आप लोग कविता सुन रहे हैं। देखो, उन कवियों को 2-5 मिनट यहाँ विशेष कुछ सुनने सुनाने को है नहीं। हिंदी डिपार्टमेंट इतने प्रेम से बुलाता है कि उसका आग्रह में ठुकरा नहीं पाता। अदरवाइज यहाँ जितने लोग सुनने सुनाने को हैं, आप ये समझिए कवि के लिए वो संख्या बहुत सीमित है। लेकिन मैं तो उसमें बिलीव करता हूँ कि अगर एक सच्चा श्रोता भी सामने कविता ठीक से सुने तो मेरे लिए यहाँ हजारों का हुजूम है। और यहाँ तो इतने लोग हैं, अगर प्रत्येक व्यक्ति कविता सुने तो इस श्रोताओं की दीर्घा को लाखों में गिनता है। कवियों की आदत है। बहुत अच्छा बात पहुंच रही है। देवियों, आप भी विराज जाए, बैठ जाए। हाँ मैडम, बैठ जाए। बहुत सही समय आप आए। जब अच्छा कवि आता है तो सुनने लोग आते हैं। देखिए, तस्दीक हो गई। 9 देवियां चली गई हैं, इसलिए वो लोग भी जा रहे हैं। देखो, कवियों को मैं बता रहा था, बिना तालियों के हम लोग, एक आदत है, बिना तालियों के हम लोग स्टार्ट नहीं हो पाते। आदत तो आदत होती है। वो एक ऑटो वाले की शादी हुई, ऑटो वाले की। अब वो शादी हुई, शादी के बाद जो पहली रात होती है मिलन रात्रि, उस रात को दुल्हन के कमरे में पहुंचा, सजा सवरा शेरवानी पहनकर। अच्छा, दुल्हन 16 श्रृंगार की हुई सजी धजी लाल जोड़े में एकदम सुहाग से पर बैठी हुई। अब वो ऑटो वाला दूल्हा शर्माता हुआ हिलता डुलता दुल्हन के पास पहुंचा, उसका घूंघट उठाया, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, कान के पास अपना मुंह ले गया और धीरे से कहता है, बहन जी थोड़ा सरक के बैठो, एक सवारी और बैठे। अच्छा है। आदत, आदत कहाँ जाती है? आदत जाती नहीं। वही हम कवियों की आदत है। और मैं तो कहूँगा हिंदी डिपार्टमेंट को ऐसे आयोजन लगातार करते रहना चाहिए। जिस तरह से यहाँ नृत्य को देखने के लिए छुपे हुए लोग प्रकट हुए और गायब हो गए, कविता का भविष्य संकट में है। वो एक नौजवान बुंदेलखंड का वैलेंटाइन डे पर अपनी प्रेमिका को मैडम लेकर गया घुमाने। अब वहां उसको इम्प्रेस करने के लिए पूछ रहा है, जाने मन तुम्हें क्या पसंद है? अब लड़की तो भाई साहब बिल्कुल, उसने कहा मुझे कविता पसंद है, सुनाओ। अब उस नौजवान ने कभी कुछ सुना हो तो सुनाए, कभी पंकज अभिराज को ठीक से सुना नहीं, अर्जुन भैया को सुना नहीं, तो अब जोर तोड़ के सुना रहा है कि जाने मन तुझे मेरी दुआ है, जाने मन तुझे मेरी दुआ है, तुझे न कभी सर्दी हो न खांसी हो, जाने मन तुझे मेरी दुआ है, तुझे न कभी सर्दी हो न खांसी हो, घर बने तेरा स्वर्ग जैसा और तू स्वर्गवासी वासी हो। वाह। अब आप सोचो हाल क्या हुआ होगा। यहाँ तो आपने ताली बजाई है, वहां उसके गाल पर बजाते पूरे 2 घंटे लगे होश में। तो मौके पर कविता ही काम में आएगी। तो यहाँ मैं जो कुछ सुना रहा हूँ, जब महिलाओं की बहुत कम संख्या, वैसी पुरुष भी बहुत कमी है, भाभी बैठी हुई है, मैडम बैठी हुई है। और एक अच्छी बात यह है कि दोनों मतलब एक बीच में गैप है, तो वार्तालाप का अवसर प्राप्त नहीं होता। अदरवाइज 2 महिलाएं आसपास बैठी भी हो, बिल्कुल खामोश बैठी हो, बड़ा मुश्किल है। मैं तो कई बार सोचता हूँ रावण के 10 मुंह थे, ये तो गनीमत थी कि रावण पुरुष था। अगर रावण कहीं महिला होता तो वो तो बोल बोल के राम को मार देता। सुनेगा, समय की सीमा है, 4-4 पंक्तियां छोटा छोटा पढ़ूंगा और बात आप तक पहुंच जाए। देखिए, अब तक आपने बहुत प्रेम से सुना है, अब जिस प्रेम की आकांक्षा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ, वो प्रेम मुझ तक पहुंचे। हमारे कवि कुनबे के बड़े कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन कह गए हैं कि ये पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बढ़िया। तो इस प्रस्तुति का एक पैर में हूं, दूसरा पैर आप है, दोनों में अगर संयोजन बना रहेगा तो 2-4 कदम भरकर मैं अपना काम कर लूंगा। सुने, खुशबू के जैसे मुझ में वो भरता चला गया, वाह करो। देखो, कविता की विडंबना यही है कि सुनने वाले बहुत दूर के सुनना, आपको डूबना है ही नहीं। आपको तो बस ये करना है कि पंक्ति आप तक पहुंचे, बात आप तक पहुंच जाए और आपकी आवाज चालू हो जाए। उससे फायदा आपको है, आपका बगल वाले पे इंप्रेशन पड़ेगा कि बहुत समझदार विद्वान श्रोता है, कविता इस तक पहुंच रही है। आप वाह नहीं करेंगे तो आपकी इज्जत खतरे में। मैं पुनः कोशिश करता हूं, मैडम। खुशबू के जैसे मुझ में वो
भरता चला गया। टाइमिंग का टाइमिंग कर भी नहीं, कस के भी नहीं। और इतना कस के ना करें कि ऐसा न लगे कि पंकज को नहीं लगे कि तुम मुझे डांट रहे हो। खुशबू के जैसे मुझ में वो भरता चला गया, पागल मुझे वो इश्क में करता चला गया। मैंने तो चाहा लाख वो ऐसा न कर सके, मैंने तो चाहा लाख वो ऐसा न कर सके, लेकिन वो मेरे दिल में उतरता चला गया। लेकिन वो बहुत सही जगह आ गया हूँ, बस इसी जगह की तलाश में तो रात को भटकता रहता हूँ। कभी को और कुछ नहीं चाहिए, अपने मतलब के श्रोता चाहिए। मुझे तो लगता है मेरे मतलब के सारे श्रोता इसी प्रांगण में बैठे हैं। 4 पंक्तियां और पहुंचा रहा हूँ, डबल ऊर्जा के साथ सुने। मैडम आपका भी बात, मैं देख रहा हूँ आपने ताली बजाने के लिए असिस्टेंट रखा हुआ। सुनिए, जब से मैं अपने हक का भैया भाई बहुत मेहनत करके ढूंढ ढांड यहाँ बैठा है। भैया किसे ढूंढ रहे थे? अच्छा मैं बस बता दूं, जिसको आप ढूंढ रहे थे वो आज आई नहीं है। हाँ, ये बहुत पते की बात आपने सुने। जब से मैं अपने हक का तलबगार हो गया, हर शख्स मेरी राह की दीवार हो गया। जब से मैं अपने हक का तलबगार हो गया, हर शख्स मेरी राह की दीवार हो गया। पत्थर जो मुझ पे फेंके थे इस पार वक्त ने, देखो बीच कविता में ये चहलकदमी कविता का बहुत बुरी तरह से मर्डर करेगी। मित्र बैठ जाओ, देखो जब कविता की पंच लाइन आने वाली थी, भाई मुझसे नाराज हो गया? अच्छा हाँ, ये काम मैं पहले यही काम करता हूँ। मनीष मंडल, आप तैयार रहिएगा क्रीम पाउडर लगाकर, मैं आपको आवाज दूंगा, सुनेगा। जरा एक बार पुनः तालियों से अपने आप को जोड़, पूरी की कविता सुनेगा। 4 पंक्तियां आपके मन की कविता पहुंचा रहा हूं, सुनो। जब से मैं अच्छा भाई साहब आपको देख रहा हूं, आनंद पूरा उठा रहे, आप ताली नहीं बजा रहे। देखो ताली नहीं बजाने से शक होता है। मैं बताऊं, 4 दिन पहले मैं एक कार्यक्रम में था, वहां मेरे से पहले एक कवि कविता पढ़ रहा था, मेरी दौलत भी ले जाओ, मेरी शोहरत भी ले जाओ। तो सारे कवि, सारे श्रोता उछल उछल के ताली बजा रहे हैं पुलिस से। कवि पढ़ रहा है मेरी दौलत भी ले जाओ, मेरी शोहरत भी ले जाओ, सभी ताली बजा रहे हैं। वो श्रोता परेशान बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ, ताली बजाए ना। अच्छा कवि पढ़ रहा है मेरी दौलत भी ले जाओ, मेरी शोहरत भी ले जाओ। अचानक से वो खामोश बैठा श्रोता उठ खड़ा हुआ, कहता भाई साहब मैं तो बहुत ही परेशान हूँ, मेरी तो औरत भी ले जाओ। तो शक होता है, ताली वाली बजाते रहे ताकि लगे कि सब कुछ सामान्य है। हाँ, कोई बहुत गोपनीय बात हो रही है भैया, बहुत गोपनीय बात हो रही है, सुन लो भाई। 5 मिनट का तो खेल ही है, विशेष तुम्हारे लिए। अच्छा, आपके जीवन में जब आपके लक्ष्य के रास्ते में दुनिया वाले पत्थर फेंकें, समस्याएं खड़ी करें, वहां आपको ये 4 पंक्तियां मेरी विशेष याद आएंगी। अगर बात लगे कायदे की है तो प्रथम पंक्ति के प्रथम व्यक्ति से लेके अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का समर्थन मिले, सुनना। जब से मैं अपने हक का तलबगार हो गया, हर शख्स मेरी राह की दीवार हो गया। देखो सीटी बजाने वाला आइटम दूसरा। अरे देखो
यहीं से थोड़ा आगे मेडिकल कॉलेज, वहां चेकअप कराओ। सुनना, जब से मैं अपने हक का तलबगार हो गया, हर शख्स मेरी राह की दीवार हो गया। पत्थर जो मुझ पे फेंके थे इस पार वक्त ने, पत्थर जो मुझ पे फेंके थे इस पार वक्त ने, उनसे ही पुल बना के मैं उस पार हो गया। उनसे ही पुल बना के मैं उस पार हो गया। उनसे ही पुल बना के मैं उस पार हो गया। और 4 पंक्तियां विशेष प्रेम की पंक्तियां हैं और पंक्तियां सुनाऊं इससे पहले अवगत करा दूं, युवाओं में एक भ्रम है पुनीत सर, उनको लगता है कि वैलेंटाइन डे पर वो किसी को गुलाब का फूल देके अपना काम बना लेंगे। ये उनका भ्रम। मौके पर गुलाब का फूल फेंक हो जाता है, शायरी काम में आती है। मैं आपको उदाहरण के साथ समझा रहा हूं कि अगर गुलाब का फूल देने से किसी को किसी से मोहब्बत होती तो माली शहर भर का महबूब होता। 4 लोगों को सामने आई। सुनना, मौके पे क्या काम आएगा। तेरे दिल के समंदर में जो तू कह दे उतर जाए, महक बनकर मोहब्बत की तेरी सांसों में भर जाए। इशारे पर तेरे है जिंदगी तेरे दीवाने की। आपकी वाह मिले। इशारे पर तेरे है जिंदगी तेरे दीवाने की, जो तू कह दे तो जी ले हम, जो तू कह दे तो मर जाए, जो तू कह। लेकिन ये बात आधी है, मोहब्बत में खतरा भी होता है। उस खतरे से भी आपको अवगत करा दूं, आपको सावधान कर रहा है। गली से उसकी गुजरो तुम और उसकी दीद हो जाए तो माहौल क्या हो जाता है। हो चाहे शब अमावस की तुम्हारी ईद हो जाए, मगर ये ध्यान रख लेना न अब्बू देख ले उसका। यहाँ सावधान रहना है। मगर ये ध्यान रख लेना न अब्बू देख ले उसका। क्यों? कहीं ना ईद के बदले तेरी बकरीद। यहाँ को सावधान। आखिरी 4 पंक्तियां सुनाऊंगा। देखो, कविता तो बहुत सुनने सुनाने वाला माहौल, और ये 2-4 श्रोता ऐसे हैं जो मैं कार्यक्रम में जब आना शुरू होता हूँ मुझे गेट पर ही मिल जाते हैं। कविराज सर, सुबह से आपकी प्रतीक्षा थी, हमने तो एडमिशन ही आपके ले लिया, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। बेचारे फोटो खिंचाते हैं, बीच में साल में फोन करते हैं, सर अगला कार्यक्रम आपका कब होगा, तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। और वाकई ये खुशी होती है किसी भी स्तर से अगर मैं युवा पीढ़ी में हिंदी और कविता के प्रति थोड़ा भी अगर उनके अंदर एक उद्गार उनका कहीं ना कहीं जागृत हो रहा है तो मुझे और मेहनत यही है। सुनना 4 पंक्तियां, इसके साथ अपनी जगह लूंगा। गजब खुशबू तेरी जुल्फों। अर्चना मैडम को बहुत बहुत नमस्कार कर रहा हूँ। मैडम, बहुत सुंदर आपने संचालन कार्यक्रम का किया और मैंने आपकी इतनी तारीफ इसलिए की है कि इस मुक्तक पर आप तालियां बजाएंगे। स्वागत है भैया। गजब खुशबू तेरी जुल्फों, तेरे रुखसार से आए, तू जिस जाने भी जाए उस दरो दीवार से आए। लगा कर इत्र कर महका लिया तूने बदन तो क्या, लगा कर इत्र कर महका लिया तूने बदन तो क्या। मजा तब है
कि जब खुशबू तेरे किरदार से आई। भाई वाह वाह वाह। बहुत आभार, बहुत प्रेम। हर बार आप लोग अपार स्नेह से मुझे अभिषेचित करते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आज समय की सीमाएं थी, बाकी आपकी फरमाइशें अगली बार। बहुत बहुत आभार। बुंदेलखंड छुट्टी हिंदी में बहुत आए बच्चों में साहित्य के साथ साथ संस्कृति और संस्कार, उसका भी बीजारोपण इस हिंदी विभाग से हो रहा है। एक बार तालियां बजा दें। और आइए मैं डॉक्टर रामशंकर भारती जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी रचना से हमें नवाजें। तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। भाई पंकज अविराज, अगर मेरी बात आवाज सुन रहे हो तो आ जाएं। मंच पर देश के चोटी के विद्वान साहित्यकार कवि विराजमान को प्रणाम करता हूं, और हमारे सम्मुख जो विद्वान बैठे हैं उनको भी नमन। अभी होली का रंग छूटा नहीं है। तुम्हारी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो कहीं जहां भी हो आ जाए। तुम्हारी देह का चंदन अबीर होगा, तुम्हारी देह का चंदन अबीर हो जाऊं, तुझ में यूं रंगूं तेरी तस्वीर हो जाऊं। वाह। तुझ में यूं रंगूं तेरी तस्वीर हो जाऊं। तेजाबी मौसम ने बदरंग किया है जिसे, वाह। तेजाबी मौसम ने बदरंग किया है जिसे, ढाई आखर यूं पढ़ूं कबीर हो जाऊं। ढाई आखर यूं पढ़ूं कबीर हो जाऊं। सर जैसे भी हों, इन हादसों को टाला जाए। प्रतिकूल हवाओं से जिनके मृदु अंतर मन, टूट गए मृदु अंतर मन, विश्वास समीरण बनकर तुम, विश्वास समीरण बनकर तुम, आशा कमल खिलाते हो, आशा कमल खिलाते हो, अतिशय सुंदर लगते हो तुम, अतिशय प्यारे लगते हो। वाह वाह। सागर सी गहराई देते विस्तृत हो जाता अंतर, अंबर सी ऊंचाई पाकर देव मूर्ति बन जाता नर, देव मूर्ति बन जाता नर, प्रज्ञा के बादल बनकर प्रिय, प्रज्ञा के बादल बनकर प्रिय, कृपा बारी वर्षाते हो, क्या कहते बाबा। बारी वर्षाते हो, अतिशय सुंदर लगते हो तुम, अतिशय प्यारे लगते हो। उनके उच्च गगन पर जब तुम इंद्रधनुष सा छा जाओ, सतरंगी सपनों का नंदन चंदन चंदन कर जाते, चंदन चंदन कर जाते, षड ऋतुओं के बिहारे, षड ऋतुओं के बीच निराले, बन मधुमास सुहाते हो, बन मधुमास सुहाते हो, अतिशय सुंदर लगते हो तुम, अतिशय प्यारे लगते हो। गीत का अंतिम बंद निवेदित जी जी स्वागत। राहों में चौराहों पर मन पथ संकेतक मिलते हो, राहों में चौराहों पर मन पथ संकेतक मिलते हो, घनी
पगडंडी पर दीप ज्योति से जलते हो, दीप ज्योति से जलते हो, भ्रमित भटकते राही को, भ्रमित भटकते राही को, मंजिल से मिल जाते हो, मंजिल से मिल जाते हो, अतिशय सुंदर लगते हो तुम, अतिशय प्यारे लगते हो, जब तुम जीवन की धारा में रसमय रसमय हो जाते हो, अतिशय सुंदर लगते हो तुम, अतिशय प्यारे लगते हो, जब तुम जीवन की धारा में। वाह वाह, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हाँ, वो बुंदेली भी वो आदरणीय प्रोफेसर साहब का अनुरोध है कि वो रामायण, बुंदेली रामायण की 4 पंक्तियां भले ही सुनाए आप। एक बार तालियां हो जाए। इतना अच्छा गीत। आजकल का जो कवि सम्मेलन का दौर चल रहा है, व्यावसायिक कवि सम्मेलन में जिस तरह से कविता का ह्रास हुआ है, कविता के जो मापदंड है उनका ह्रास हुआ है, ऐसे दौर में इतना शास्त्रीय गीत आदरणीय भगवान सिंह राही जी अगर पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये हिंदी की गीत है, हिंदी मंचों की गीत है। एक बार जोरदार तालियां हो जाकर उनका धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर प्रदीप मिश्रारिया जी ने प्रेरित किया कि मैं वाल्मीकि रामायण का काव्यान बात करूं, तो मन में उत्साह आया और मैं कुछ लिखने के लिए तैयार हो गया, और जो कुछ भी जैसा भी मन बढ़ा लिया। मैं कोई अधिकृत विद्वान नहीं हूँ, मैं तो बहुत अल्प बुद्धि, बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। कल हम सभी ने रामनवमी मनाई, तो उसी प्रसंग को, उनके जन्म के प्रसंग को ही लेकर 18वें सर्ग में राजाओं और ऋषि संघ को विदा करके राजा दशरथ जो रानी सैदपुरी में आओ, श्री राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न के जन्म संस्कार, शील स्वभाव और शत्रुघ्न को वर्णन राज दरबार में विश्वामित्र मुनि को आए और उनको सत्कार करो। ये प्रसंग 18वें सर्ग में है। महामना राजा दशरथ को जग समापन होवे पर, यज्ञ समाप्ति के बाद का प्रसंग। महामना राजा दशरथ को जग समापन होवे पर, जो नई पथ से आए हते वे लौट गए बाई पथ पर। दीक्षा नियम पूर्ण होवे पे राजा अपनी रानन संग, नगर अयोध्या में घुस आए सेवक सैन सवारन संग। दशरथ जू से सन्मानित हो बन बन देश नराजन, बुध मनु अपने घर चले गए करके में सज मुनि नमन। पुरी अयोध्या से घर जातन सैन के सारे राजागण, अत शोभा पा रहे थे वे हर्ष मगन के कारण। उन राजन की विदाई करके श्रीमन दशरथ नृपवर, अपनी पुरी निर्वेशित हुए गए वामनन को आगे कर। राजन द्वारा सन्मानित श्रृंग चले निज पथ पर, पत्नी शांता संगे ले कछु दूर चले दशरथ नृपवर।
जई तरह से अतिथि गण को विदा करो तो राजन, पूत पाई की बाट जो तई सुख से लगे रहन। छेड़ तुम्हें की बीत गई जब जग समापन बा गई, कर लगन और नखत पुनर्वसु चैत की नौमी आ गई। शुभ घड़ी में कौशल्याजू दिव्य राम का जन्म गयो, सग जग वंदित जगदीश्वर पा दशरथ घर आनंद भयो। विष्णु रूप हवि अर्ध भाग से कौशल्या के प्रकट भये, छाकुवंशी श्री राम मैया गोदी दिलसित भये। आँखन कछु कछु लल छोही होठों लाल अबीर हते, घुटनन लंबी हटी भुजाएं सुरदुंदुर गंभीर हते। अमित तेज श्री राम सरानी कौशल्याजू शोभित भई, जैसे सुरपति इंदर माता अदिति अति सुशोभित भई। तई के बाद के कई जूने भरत शरीखो पूत जनो, विष्णु जी के चौथे अंशन शक्ति भक्ति हतोषणो। बेसत गुण आगार हते भाई भगत भंडार हते, जाके बागई रानी सुमित्रा जने शत्रुघ्न लक्ष्मण। विष्णु जू के अरद भाग से अस्त्र शस्त्र में फिर वीरन, पुष्प नखत और मीन लगन में उतारे थे भरत सुजन। राम सरीखे सब गुण आगर सदा रहते प्रमुदित मन। बहुत बढ़िया। नकट श्लेखा करक लगन की जने सुमित्रा दो नंदन। बैवेरा पे सूरज ऊंचे थान पे हो राव तो शोभन। बहुत सूची इसमें कार्ड रखे थे। हाँ यही वाली यही। एक बार जोरदार ताली बजाएं। वाल्मीकि रामायण का बुंदेली में काव्यानुवाद भारती जी के द्वारा खास होती है। आइए कवि सम्मेलन अपने शीर्ष पर है। कृष्ण मुरारी पहाड़िया जी ने लिखा कहीं पे कि मौलिकता की ठेकेदारी मौलिक हुए नहीं, मौलिकता की ठेकेदारी मौलिक हुए नहीं, रात बटोरी झोली भरी शोले छुए नहीं। तो मौलिक काम करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। मैं राय जी को बधाई देता हूँ, इतना अच्छा काम करिए। और आइए कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हैं। और देश के बहुत बड़े बैंकर जिन्होंने देश ही नहीं देश के बाहर जिन्होंने अपना काम पाठ से अपने बैंक के माध्यम से अपने हास्य बैंक के माध्यम से अपना एक स्थान बनाया है, आदरणीय सत्य प्रकाश सत्य जी। बैंक की 4 पंक्तियों से उन्हें आवाज देता हूँ। सुधा जी बैठ जाइए प्लीज। एक बार तालियां, हाँ बोली देंगे, बैठिए। एक बार तालियां बजा के उनका अभिनंदन करिएगा। मैं 4 पंक्तियों से उन्हें आवाज देता हूँ कि जमाने का दर्द मिटाने का हुनर रखता है, जेब खाली है खजाने पर नजर रखता है, अपनी आंखों में भले ही आंसुओं का समुद्र है लेकिन आपको फंसाने का हुनर रखता है। आदरणीय सत्य माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। आदरणीय शारदा जी, भारती जी, राही जी, अंजुम जी और सभी साहित्यगण और आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन यहाँ चल रहा है। इतनी गंभीर रचना और इसके बाद मुझे खड़ा किया है। आप ये समझिए रसगुल्ले के बाद समोसा रखना है। बढ़िया। वास्तव में क्या है भाई साहब, आज के समय में बिसारिया जी कविता लिखना बड़ा कठिन है और उससे ज्यादा कठिन है कविता का मंच पर खड़े होकर सुनाना। और उससे ज्यादा अगर कठिन कुछ है तो सामने बैठ के सुनना। वही बात, सबसे कठिन काम तो आप लोग कर रहे हैं। वही बात, आप सबके समान होता है। और नहीं, ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ भाई साहब। अभी पिछले दिनों की एक घटना आपको बताऊँ, छोटी सी घटना है। ओरछा में कवि सम्मेलन था, मुझे भी जाना था, चांद जी को जाना था।
बोले भाई साहब अपन चलते हैं और शाम है, थोड़ा जल्दी चलेंगे तो अपन दर्शन करेंगे, फिर कभी सम्मेलन पढ़ेंगे। मैंने ठीक जल्दी चलते हैं। जल्दी के हम लोग थोड़ा ज्यादा जल्दी पहुंच गए, पट भी नहीं खोले थे, तो हम लोग नदी किनारे घूम रहे थे। बढ़िया नदी का वातावरण था, घूम रहे थे। तभी इन्होंने देखा कि एक आदमी डूब रहा है। मुझसे बोले भाई साहब वो डूब रहा है। मैंने कहा मुझे तैरना नहीं आता। अपन बोट डाल पहली काट दे के स्कूल में बैठे। मैंने कहा मुझे तैरना नहीं आता। इनके अंदर का चौहान जागा, इन्होंने कपड़े उतारे, छलांग लगाई, उस व्यक्ति को खींच के लाए, पत्थर पर लिटाया, उसका पेट दबाया, उसने पानी वानी निकाला मुंह से। थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। जैसे ही उसे होश आया वो इनके सामने खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के बोले भाई साहब आप बहुत भले इंसान हैं। इंसान क्या, आप तो मेरे लिए भगवान हैं। आपने मेरी जान बचाई है। मैं जिंदगी में कभी आपके काम आ जाऊं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। ये बोले वो तो ठीक है, आज कवि सम्मेलन है, 10-12 छंद बिल्कुल नए लिखे, उनको सुनो। इतना सुनते ही उस व्यक्ति ने दौड़ लगा दी। तो मैंने जाके उसको पकड़ा। मैंने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? बोले भाई साहब 10-12 छंद वो नहीं सुन सकता, इससे अच्छा तो वही कार्टून ठीक था। इतना कठिन हो गया है। आप लोग हैं, कविता सुन रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाएं उस कविता के लिए जो वो पढ़ने जा रहा है। स्वागत। तो इसलिए कि भाई पंकज जी तो पोस्ट पेड वाले हैं, वे बाद में ताली बजाते हैं, अपना मामला प्री पेड वाले हैं। इसलिए जो कविता मैं पढ़ रहा हूँ उसकी तालियां आपने बजा दी, मैं चार्ज हो गया। मैं बैंक पढ़ने के पहले 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, जो अभी बिल्कुल शरीयत हुई है। राही जी इस पुस्तक मेले के लिए 4 पंक्तियां हो गई है, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ, फिर बैंक पढ़ता हूँ। सुनिएगा साहब कि विद्यार्थी के हाथ जब आती है पुस्तकें, विद्यार्थी के हाथ जब आती है पुस्तकें, ज्ञान और विज्ञान सिखाती है पुस्तकें। ज्ञान और विज्ञान सिखाती है। हो जाओ खूब आधुनिक, हो जाओ खूब आधुनिक, पर सत्य यही है। हो जाओ खूब आधुनिक, पर सत्य यही है। जीवन की नई राह दिखाती है। जीवन की नई राह दिखाती है पुस्तकें। बहुत बढ़िया। चलिए मैं बैंक पर आता हूँ। कुसारिया जी अभी होली का त्योहार हुआ, आप सबने बनाया, बहुत अच्छा। लेकिन इससे बनाता है जो पिया नहीं आता था, आने लगा है, जिसे लोग वैलेंटाइन डे कहते हैं। प्रेम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन वैलेंटाइन डे मनाना मुझे अच्छा लगता है। और ये पेप्सी और कोका कोला हम लोग पीते हैं, 9 रुपये 75 पैसे विदेश चले जाते हैं। जब अपने देश में ये मानसिकता होती है तो ये व्यंग का कभी एक छोटा सा व्यंग करके आपको इस बात को कहने का प्रयास करता है। सुनिएगा, भान के 2 पहलू, उल्टा सीधा बकना और सच बोलना, दोनों पहलू इस रचना में आते हैं। बैंक तक आप पहुंचेंगे तो मुझे बताइए कि आपकी समझ में आ गया है। सुनिएगा, भंग की तरंग में एक आदमी ने दूसरे से पूछा, भाई साहब इस वर्ष 15 अगस्त कितनी तारीख को पड़ेगा? भंग की तरंग में एक आदमी ने दूसरे से पूछा, भाई साहब इस वर्ष 15 अगस्त कितनी तारीख को पड़ेगा? दूसरा बोला, यार ये तो कैलेंडर देख कर पता चलेगा। वो भी खाया था। दूसरा बोला, यार ये तो कैलेंडर देख कर ही पता चलेगा। तभी तीसरा बोला, खाकर भांग का गोला। तभी तीसरा बोला, खाकर भांग का गोला मेरे पास आइए, एक गोला और लगाइए। मेरे पास आइए, एक गोला और लगाइए, पेप्सी पीजिए, अंकल चिप्स खाइए, वैलेंटाइन डे मनाइए। क्यों कर तुम्हें स्वतंत्रता दिवस के चक्कर में पड़ रहा है? देखता नहीं, देश तो मानसिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है। एक ऐसा मैं मंचों पर लगभग सुनाता नहीं हूँ, यहाँ बहुत लोग स्टूडेंट बैठे हैं, तो मुझे अभी याद आ रही है।
आप लोग विद्यार्थी हैं, न्यूटन के नियम सबने पढ़े हुए हैं, गति के नियम साइंस के स्टूडेंट में भी यहाँ बैठे हुए हैं। साइंस को कविता में मैंने प्रयास किया है। न्यूटन के 3 गति के नियम हैं, उन तीनों नियमों को कविता में ढालने का प्रयास किया है। देखिए साइंस को कविता कैसी होती है, सुनिएगा। 3 नियम और तीनों पर मैंने कविता में कैसे ढाला है, वो व्यंग बन जाता है। स्वागत। न्यूटन के नियम हमारी कचहरी में इस प्रकार लागू होते हैं। न्यूटन के नियम हमारी कचहरी में इस प्रकार लागू होते हैं कि जो फाइल साहब की टेबल पर है, साहब की टेबल पर ही रहे। जो फाइल साहब की टेबल पर है, साहब की टेबल पर ही रहेगी, और जो फाइल बाबू की टेबल पर है, बाबू की टेबल पर ही रहेगी। जो फाइल साहब की टेबल पर है, साहब की टेबल पर ही रहेगी। जो फाइल बाबू की टेबल पर है, बाबू की टेबल पर ही रहेगी, जब तक कि उसमें रिश्वत का बाइबल न लगाया जाए। भाई बड़ी जब तक कि उसमें रिश्वत का बाइबल न लगाया जाए। दूसरा, क्लाइंट द्वारा लगाया गया रिश्वत का बाइबल, क्लाइंट द्वारा लगाया गया रिश्वत का बाइबल उसके काम में बाबू की कार्य क्षमता के समानुपाती होता है। और तीसरा नियम भी क्रिया के मध्य प्रतिक्रिया। तीसरा नियम भी सत्य बखूबी निभाया जाता है। रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा गया बाबू रिश्वत देकर ही छूट जाता है। रिश्वत देकर ही छूट जाता है। एक बात जोरदार ताली हो जाए। और आइए, हमारे बीच में केवल 2 लोग बचे हैं, बहुत विशेष है। उनमें से मैं बीच में केवल 2 लोग बचे हैं, बहुत विशेष है। उनमें से मैं आदरणीय लोक भूषण पन्नालाल लसन जी को बुलाता हूँ। आपकी जोरदार तालियों के बीच में वो आए और समय का ध्यान रखते हैं। बहुत सिद्धांतवादी आदमी, मुझे मालूम है। जैसा कि हमने वाणी वंदना के लिए बुलाया तो उन्होंने केवल एक शब्द पढ़ा। समय की सीमा का बहुत ध्यान रखते हैं आदरणीय पन्नालाल लसन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। स्वागत है। कम समय में बहुत शानदार कार्यक्रम, लाजवाब कार्यक्रम, और उससे भी लाजवाब बेमिसाल कहें तो आज राय साहब का रामशंकर भारती एक फर्क मिला। जोरदार तालियां। क्षमा बड़ों को चाहिए। खास ऐसा ये मर्यादाएं, ये संस्कार, ये संस्कृति अहम और दहम को त्याग कर होने लगे तो मुझे लगता है ये भारत हमारी सोने की चिड़िया था, है। और ये बिना भूमिका के जैसे मेरी आदत है को लेकर के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मार्गदर्शक राजकुमार रंजन साहब से मैं इजाजत चाहता। एक गजल कह रहा हूँ, गीत कविताएं बहुत सुनी मुझसे, आप गजल सुने, खालिश गजल कोशिश मतलब तीर तेरी नजरों का घर चला नहीं होता। तीर तेरी नजरों का घर चला नहीं होता। फिर तेरी मोहब्बत में रत जगा नहीं होता। फिर तेरी मोहब्बत में रत जगा नहीं होता। तीर तेरी नजरों का घर चला नहीं होता। फिर तेरी मोहब्बत में रत जगा नहीं होता। फिर
तेरी मोहब्बत में। शेर मुलाजा फरमाए, आपकी नजर कर रहा हूं। इश्क के समंदर में जो भी डूब जाता है। चांद साहब आपकी नजर कर रहा हूं ये शेर। इश्क के समंदर में जो भी डूब जाता है, उसके बच निकलने का, उसके बच निकलने का रास्ता नहीं होता, उसके बच निकलने का रास्ता नहीं होता। मनीष के लिए ये शेर है। कह गया था आएगा, लौट कर नहीं आया। कह गया था आएगा, लौट कर नहीं आया। हर कोई मोहब्बत में एक तो बेवफा होता है, हर कोई मोहब्बत में बावफा नहीं होता, हर कोई मोहब्बत में बावफा नहीं होता। एक बार जोरदार ताली बजाया दीदी देखा उसका शादी के लिए हमारे आदरणीय अनिल की पत्नी जी हैं, और आप बहुत देखने को और आपको ये मिलेगा नज़ीर कि आप दोनों ही हर महफिल हर सभागार में उपस्थित थे। काश ऐसी मोहब्बत सभी दिलों में हो, सभी के परिवार में जो डरता है। लीजिए एक शेर आपके अर्ज कर रहा हूँ। रामशंकर भारती जी, राही साहब और बिसारिया। बत्तियां क्यों जलती हैं, जमाने की बात भी अगर शायर और कवि न कहे तो वो रचना धर्मता नहीं। बत्तियां क्यों जलती हैं, हम गरीब लोगों की। बत्तियां क्यों जलती हैं, हम गरीब लोगों की। और कांच के महल में क्यों हादसा नहीं होता, कांच के महल में क्यों हादसा नहीं होता। तीर तेरी नजरों का घर चला नहीं होता, फिर तेरी मोहब्बत में रत जगा नहीं हो। आदरणीय आपके लिए शेर मिल गया अगर मौका, अंडरस्टूड है, और जो जुबानी के मायने हैं जो जैसा समझे। मिल गया अगर मौका, आपको भी डस लेगा। मिल गया अगर मौका, आपको भी डस लेगा। सांप है किसी का भी ये सगा नहीं होता, सांप है किसी का भी ये सगा नहीं होता। मौलाना फरमाए, आखिरी शेर है कि बात ये सुनी हमने
पत्नियों से इश्क करने वालों में फासिला नहीं होता, इश्क करने वालों में फासिला नहीं होता। मक्का बुलाया है असर मोहब्बत में, असर मोहब्बत में रोज बात होती है, असर मोहब्बत में रोज बात होती है। मुद्दतों मगर उनसे, मुद्दतों मगर उनसे सामना नहीं होता, मुद्दतों मगर उनसे सामना नहीं होता। तीर तेरी नजरों का घर चला नहीं होता, फिर तेरी मोहब्बत में रत जगा नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने शायरी कला की पुस्तक के माध्यम से तमाम नौजवानों को शायरी से जोड़ने का काम किया है, उस शख्स का नाम हुआ करता है आदरणीय राजकुमार अंजुम साहब। केवल इन पंक्तियों से आवाज देता हूँ कि जहाँ पेड़ पर चार दाने लगे हैं, हजारों तरफ से निशाने लगे हैं। जहाँ पेड़ पर चार दाने लगे हैं, देखिए चार पंक्ति में कितनी बड़ी बात कही गई है। जहाँ पेड़ पर चार दाने लगे हैं, हजारों तरफ से मंजर कशी है। सोचिए, कल्पना कीजिए कि जहाँ पेड़ पर बहते फल कितने पत्थर आते हैं, जहाँ पेड़ पर चार दाने लगे हैं, हजारों तरफ से निशाने लगे हैं। खड़ी दो खड़ी इनको पलकों में रख लो, यहाँ आते आते जमाने लगे। आदरणीय राजकुमार साहब भाई टकाएं, आप लोग जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। हमारे बीच में आदरणीय रजन गुप्ती जी बैठे हैं, आमोद नायक जी मधुर बहुत अच्छे वीररस के कवि अभी अभी आके बैठे हैं, विजय शंकर करवलिया जी आके बैठ गए हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। एक बार पुनः जोरदार तालियों से। बहुत बहुत धन्यवाद चांद साहब, बड़ा ही खूबसूरत संचालन उन्होंने आज के इस कवि सम्मेलन का किया। और बिसारिया जी आज के इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, चांद साहब संचालक हैं और मुझे इन लोगों ने अध्यक्ष बना दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि आज का ये कवि सम्मेलन शायद दुनिया का सबसे छोटा और सबसे कामयाब कवि सम्मेलन है। और जब कोई कवि सम्मेलन कामयाब होता है तो उसका सेहरा, उसका श्रेय उसके संचालक, अध्यक्ष और संयोजक को जाता है। तो मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन बिसारिया जी को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और संचालन जो कर रहे थे हमारे चांद साहब, जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में बड़ा खूबसूरत संचालन किया। और जो उनकी ये रचना है, ये गजल है कि सरदार तुम्हारा है और अखबार तुम्हारा है, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि गजल जो है वो सीधा सीधा परवरदिगार से शायर के रूह का रिश्ता होता है। बिना परवरदिगार की सहमति के कुछ होता नहीं है। इस तरह की गजलें कालजयी गजलें हैं जो लिखी नहीं जाती, लिखवा ली जाती हैं। तो इतनी कामयाब गजल के लिए मैं वाकई पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर इस गजल को आजकल पसंद फरमाया जा रहा है। मैं चांद साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारे लोक भूषण पन्नालाल असर साहब, जो वास्तव में जिनको आज के इस कार्यक्रम का अध्यक्ष होना चाहिए था, लेकिन उनके साथ शायद उन्होंने खुद मना किया या पक्षपात हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल वो बहुत बड़ा नाम है उनका। और उन्होंने जो गजल यहाँ पेश की है, क्योंकि मैं गजल का शायर हूँ, गजल की बारीकियों को समझता हूँ, तो वो गजल ऐसी गजल थी कि जिसमें जिसका डिक्शन, बिसारिया जी बैठे हैं, भाषा और डिक्शन जो होता है, आप सब हिंदी विभाग के लोग हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। गजल की एक परंपरा रही है मिर्जा गालिब से लेके आज तक। चंद लफ्ज हैं, वैसे पहले दौर की जो गजल होती थी वो 40-45 शब्दों में गजल कही जाती थी। परवाना, शमा, बुलबुल, बाग,
माली, बागबान, पासबान, यही सब होते थे गजल के लफ्ज। आज गजल ने अपनी सीमाएं लांघ दी हैं और आम आदमी की बात करती है आज की गजल। पन्नालाल असर साहब ने जो गजल पढ़ी उसमें कई लफ्ज ऐसे थे जो गजल के डिक्शन नहीं होते, गजल की जबान नहीं होते। जैसे उन्होंने एक सांप का लफ्ज है वो गजल में बांधा, और मैं समझता हूँ कि वो उनका अनूठा प्रयोग है। सांप का लफ्ज गजल में आमतौर पे नहीं आता। हास्य बैंक वाले लोग तो ले आते हैं, लेकिन गंभीर शायर, संजीदा शायर नहीं लाता। पन्नालाल असर साहब ये कह रहे थे कि अंजुम साहब का मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ भी जाते हैं उनकी पत्नी साथ होती हैं उनके। तो एक्चुअल है क्या कि जगन्नाथ सिंह साहब थे, बिसारी साहब यहाँ डीएम थे, बहुत अच्छे डीएम थे, सभी पसंद करते थे उनको। उनकी धर्मपत्नी थी डॉक्टर मधुरमा सिंह। हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में बहुत बड़ा नाम था कविता और शायरी में। तो जगन्नाथ सिंह के पास जब हम जाते थे, मधुरमा जी के पास जाते थे एक्चुअल, लेकिन वो कहीं बिजी होते नहीं किचन विचन में, तो वो आके बैठ जाते थे डीएम साहब और वो मधुरमा सिंह के शेर सुनाया करते थे मुझे। मैंने उनसे एक दिन पूछा, मैंने कहा सर ये बताइए कि ये शेर आपका याद करते हैं कि आपको सारी शायरी मधुरमा सिंह जी याद रहती है? याद नहीं करता। रात में 12 बजे अगर गजल कहेगी तो कहेगी गजल सुन लो मेरी, दिन में कहेगी तो सुन लो, शाम को दिन में कहीं भी हो तो पहले एक श्रोता की तरह मुझे हमेशा साथ रखती है। ऐसे ही मेरा है। अगर आप लोग तो यहाँ इतने लोग बैठे हो और अगर हो सकता है कि इतने भी नहीं होते तो मेरा एक श्रोता हमेशा मैं अपने साथ लेके चलते हैं, और वो कहीं जा भी नहीं सकता क्योंकि मेरी गाड़ी पे आया है मेरे साथ जाना। ये पन्नालाल जी को मैंने स्पष्ट कर दिया कि कोई एहसान नहीं करते हैं वो, और ना मैं एहसान करता हूँ। एक दूसरे असल में अगर शायर है तो पति या पत्नी से अच्छा उसके लिए श्रोता नहीं हो सकता। अगर पति शायर तो पत्नी, और पत्नी शायर है तो शायर है तो पति, जैसे जगन्नाथ सिंह साहब थे। तो बहरहाल मैं अपने एक गजल केवल पेश करूंगा क्योंकि समय की सीमाएं हैं, और उसके पहले 4 ये पंक्तियां। असल शायरी क्या है? शायरी बहरूप से बातचीत का भी नाम है और परवरदिगार से, ईश्वर से भी गुफ्तगू का नाम शायरी है। आप किसी भी रूप में ले लीजिए शायरी। अच्छी गजल वो है या अच्छी रचना वो है जो ईश्वर की तरफ भी ले जाओगे तब भी आपको आनंद देगी, और आप महबूब की तरफ ले जाओगे तो भी आनंद। तो ये 4 पंक्तियां जो पन्नालाल जी ने भी मेरी धर्मपत्नी के लिए कहा था, मैं उन्हीं की नजर करता हूँ कि अब ज्यादातर शायरी में उन्हीं के लिए लिखता हूँ। लिखना भी चाहिए। आजकल का दौर ऐसा दौर है तो बड़ा विषम परिस्थितियां पैदा हो जाती है वरना कि तेरे दिमाग, तेरे दिल तेरी नजर में रहा, तेरे दिमाग, तेरे दिल तेरी नजर में रहा। और अच्छा ये मैं स्पष्ट कर दूं, ये मैंने लिखा तो ईश्वर के लिए है, लेकिन जब कभी जरूरत पड़ती है और नाराज हो जाती वाइफ तो मैं कहता हूँ तुम्हारे लिए कि तेरे दिमाग, तेरे दिल तेरी नजर में रहा, और तेरी ही मंजिलों की सख्त रह गुजर में रहा। तेरे दिमाग, तेरे दिल तेरी नजर में रहा, तेरी ही मंजिलों की सख्त रह गुजर में रहा। ये और बात कि तू बेखबर रहा मुझसे, ये और बात कि तू बेखबर रहा मुझसे, तमाम उम्र ये अंजुम तेरे सफर में रहा। और एक गजल, जैसे मैंने कहा, एक गजल में पेश कर रहा हूँ, और ये गजल भी लिखी मैंने उन्हीं के लिए थी, लेकिन शादी से पहले लिखी थी। आजकल पत्नियां बहुत समझदार हो गई हैं, अगर आप उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे तो बनती नहीं है, क्योंकि अगर ये कहो कि आपके लिए आज लिखी तो वो नहीं मानेंगे, तो ऐसा ही बताओ किसके लिए लिखी। तो मैंने पहले ही कह दिया कि शादी से पहले की गजल है और अच्छी लगती है मुझे, इसलिए मैं हाजिर खाके का पढ़ता नहीं हूँ। बिसारी साहब आपकी मोहब्बत है इसलिए मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ कि हमेशा हाथों की इन लकीरों, हमेशा हाथों की इन लकीरों में मैंने केवल तुम्हें निहारा, तुम्हीं को देखा। ये है मतलब ये है कि मेरी तरह से कहीं जहां में न कोई साथी हो जो तुम्हारा। जैसे कि आपको मैंने बताया कि शादी पहले लिखी थी मैंने कि मेरी तरह से कहीं जहां में न कोई साथी हो जो तुम्हारा, तो मैं तुम्हारा। मेरी तरह से कहीं जहां में न कोई साथी हो जो तुम्हारा, तो मैं तुम्हारा।
जो जिंदगी का तमाम हिस्सा अकेले तुमने भी हो गुजारा, तो मैं तुम्हारा। और हमेशा हाथों की लकीरों में मैंने केवल तुम्हें निहारा, तुम्ही को देखा। हमेशा हाथों की लकीरों में मैंने केवल तुम्हें निहारा, तुम्ही को देखा। अगर मुकद्दर में भी तुम्हारे मेरे मुकद्दर का हो सितारा, तो मैं तुम्हारा। और जो ये मुकद्दर बिगड़ भी जाए, सफर में दोनों उजड़ भी जाए। जो ये मुकद्दर बिगड़ भी जाए, सफर में दोनों उजड़ भी जाए, बिछड़ भी जाए। करो मगर तुम ये मुझसे वादा, मिलोगे फिर से कहीं दोबारा, तो मैं उजड़ चुकी है ये मेरी हस्ती, भटक रही है समंदरों में ये दिल की कश्ती। उजड़ चुकी है ये मेरी हस्ती, भटक रही है समंदरों में ये दिल की कश्ती। जो बन सको तुम मेरे खिवैया, जो मेरी कश्ती को दो किनारा, तो मैं तुम्हारा। उजड़ चुकी है ये मेरी हस्ती, भटक रही है समंदरों में ये दिल की कश्ती। जो बन सको तुम मेरे खिवैया, जो मेरी कश्ती को दो किनारा, तो मैं तुम्हारा। और मैं जानता हूं कि दुनिया भर की नजर है तुम पर, मगर कभी तो ऐ मेरे साथी। मैं जानता हूं कि दुनिया भर की नजर है तुम पर, मगर कभी तो ऐ मेरे साथी। हर एक नजर से बचा के खुद को मुझे नजर से करो इशारा, तो मैं जानता हूं कि दुनिया भर की नजर है तुम पर, मगर कभी तो है मेरे साथी। हर नजर से बचा के खुद को मुझे नजर से करो इशारा, तो मैं तुम्हारा। और मुझे सफर में सभी ने लूटा, मेरा कोई हम सफर नहीं है, हम नजर नहीं है। हमेशा मंजिल के रास्तों में जो बन सको तुम मेरा सहारा, तो मैं तुम्हारा। और जो संग मेरे लगे सुहानी, तुम्हें ये दुनिया मैं मान लूंगा कि तुम हो मेरे। जो संग मेरे लगे सुहानी, तुम्हें ये दुनिया मैं मान लूंगा कि तुम हो मेरे। बिछड़ के फीका लगे तुम्हें जो जमाने भर का हर एक नजारा, तो मैं तुम्हारा। मैडम मैं जानता हूँ तुम्हारा रुतबा जमाने में है, सभी तुम्हारे ये लोग सारे। मगर मुसीबत के वक्त तुमने अगर हो केवल मुझे पुकारा, आपसे पेश कराऊंगा कि मुझे पता है कभी कहानी से जिंदगी की जुदा मुझे तुम न कर सकोगे। मुझे पता है कभी कहानी से जिंदगी की जुदा मुझे तुम न कर सकोगे। मुकद्दरों से अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे। मुकद्दरों से अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, एक बार जोरदार ताली बजाएं आदरणीय राजकुमार रंजन साहब के लिए। अब कोई याद करे या न करे साथी, हम तो पैमाने पे होठों के निशान छोड़ चले, या फिर ये कि चरागों को आंखों में महफूज रखना। बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। मैं आदरणीय प्रोफेसर पुनीत बिसारिया जी से चाहूंगा कि वो आए और आभार ज्ञापित करें। आदरणीय प्रोफेसर बिसारिया जी। सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ कि आपका सम्मान, इतनी जल्दी ये कार्यक्रम हुआ कि सम्मान आ भी नहीं पाया। गए भी थे हमारे साथी शिक्षक, लेकिन मिला तो ये अभी। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। सब गए थे सम्मान को खोजने, मगर सम्मान मिला नहीं। जाएगा तो सम्मान स्थगित किया नहीं हो रहा है। बिसारिया जी कभी झूठ नहीं बोलते। देखिए उन्होंने कंफर्म भी कर दिया। और कोशिश ये होगी कि सोमवार को जब आप आएंगे समापन में, तो सम्मान आपको जो भी है पूरे सम्मान से दिया जाएगा। पूरे सम्मान से दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि आज का जो कवि सम्मेलन हुआ है वो वाकई में बेमिसाल।
ऐसा कवि सम्मेलन जिसमें सत्य जी ने सत्य बोला हो। नहीं, सत्य बिल्कुल नहीं बोला साहब। ये जो इन्होंने बोला है ना, ये ओरछा का बोला, ये त्रिवेणी में वहाँ संगम तट पे भी इन्होंने यही कहा था। और अर्जुन सिंह चांद को तैरना आता ही नहीं है। मैं सत्य ही बता रहा था और उससे बड़ा सत्य हमारे अध्यक्ष जी ने बोला है, लेकिन हो सकता है इस सत्य के पीछे कुछ आगे सत्य भी हो। तो अभी जी क्यों आती है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जो चलती हैं, अब उन कारणों में बनी जाए। नहीं, वो बात उन्होंने कह दी। वो इस तरह की गजल जब शादी के पहले लिखेंगे। और तरह से बता करके आपने एक चीज और बताई कि आपकी प्रतिभा काव्य की कितनी पुरानी है। कम से कम 40 वर्ष तो आपको हो गए होंगे। नहीं, कविता तो सर इन्हीं को देख के हमने सीखी लिखी। नहीं, आपने कविता उसके शादी के पहले जो अब पहले सीखी थी, नहीं मिलते रहे हम पहले। कभी तो आप पहले भी थे, शायद तो आप पहले भी थे। तो मुझे लगता है कि वाकई कमाल का आज का काव्य पाठ हुआ। हमारे राही जी ने, मैं तो पहली बार मैंने भी सुना है, मैं बता दूं आपको, वाल्मीकि रामायण का बुंदेली काव्य अनुवाद पहली बार मैंने सुना। अद्भुत है, बहुत अच्छा है। और अद्भुत लिखा है और इतना सार्थक इस काव्य पाठ किया। कल ही हमारी रामनवमी संपन्न हुई है और आज आपने राम के जन्म की पंक्तियां सुनाई है। हम कृतज्ञ हैं आप सबके। भारती जी का शानदार काव्य पाठ। और पंकज भाई के लिए तो अभी भी फरमाइशें आ रही हैं कि 4 और छंद उनके अगर हम सुन लें, मुक्तक सुन लें, तो हमने अगली बार के लिए स्थगित कर दिया। और पोषक जी हमारे विभाग में पहली बार आए हैं, लेकिन आपकी कविताएं बहुत ही सुंदर थी। हर्ष ने बहुत अच्छे रोज की कविताएं सुनाई। सैनी जी की कविताएं मैं सुन नहीं पाया, लेकिन मैं जानता हूँ कि सैनी जी एक बहुत अच्छी कविता पढ़ते हैं। सत्य जी को भी हमने आज पढ़ा, 2 सत्य थे और सब कुछ सत्य ही बोला गया है। और शिवहरे जी ने तो निहाल कर दिया। और असर जी का असर जो हम जानते हैं हर काव्य पाठ में होता है। तो आप सबके आने से ये कार्यक्रम पूर्ण हुआ। और मैं समझता हूँ कि आप लोग अगर ना होते, देखिए एक ऑस्ट्रेलिया का एक कप्तान था मार्क टेलर, वो एक भी रन नहीं बनाता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत जाती थी। क्यों जीत जाती थी? क्योंकि बाकी खिलाड़ी बहुत अच्छी बैटिंग करते थे, बॉलिंग। जी जी, वही तो आपने किया। आप सब जो है, आपका कवि सम्मेलन कभी फेल हो ही नहीं सकता। इस तरह के बैट्समैन और गेंदबाज हैं कि आपने वाकई इस कार्यक्रम को बहुत ही शानदार बनाया। और उसके साथ अगर हर चौके छक्के पर कोई ताली बजाने वाला ना हो तो फिर कुछ भी नहीं होगा। फिर तो वो लोग आपस में खेलेंगे, आपस में जीतेंगे, हारेंगे और हम सब तो जानेंगे ही नहीं कि क्या हुआ। इसी की सफलता में सबसे बड़ा योगदान होता है आप श्रोताओं का। तो आपने भी बहुत पूरे समय तक सुना। और कुछ कवि मेरे पीछे रह गए हैं बैठे हुए, करौलिया जी और आमोद नायक जी रहे हैं। और भी अगर कोई हो तो कल के लिए आपका काव्य पाठ स्थगित करते हैं। कल आपसे सुनेंगे हम कविताएं। और कल भी एक काव्य पाठ होगा। रविंद्र गुप्त जी, रविंद्र गुप्त जी मोड़ से आए हैं। और रविंद्र गुप्त जी की एक विशेषता भी मैं बता दूं, आपने चर्चा की है, आप हर हिंदी विभाग के कार्यक्रम में सक्रिय रूप से उपस्थित हुए और पढ़ते बहुत हैं, ये कविताएं बहुत पढ़ते हैं। तो है ही, आपके पिताजी के संस्कार आपके बीच वहाँ है, आपके कहीं न कहीं। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी बच्चों हिंदी के बहुत बड़े समीक्षक हैं, उनके आप सुपुत्र हैं। सूर पर बहुत अच्छी टीका है। उनके कई ग्रंथ आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले तक पाठ्य पुस्तकों में भी लगे हुए थे। तो ऐसे मेधावी गुप्त जी हैं जिनके पिता साक्षात समीक्षा का आचार्य कह लीजिए, और बड़े बड़े समीक्षक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे लोग उनकी तारीफ करते थे, राम कुमार वर्मा जी। तो आप आए, आपका भी धन्यवाद। और धन्यवाद की ये श्रृंखला तब तक अधूरी है जब तक हम अपनी टीम को धन्यवाद दें। बेशक बेशक। विशेष रूप से हमारे सह संयोजक डॉक्टर श्री हरि त्रिपाठी जी, डॉक्टर अर्चना पांडे जी शायद अभी कहीं आसपास होंगी, डॉक्टर नवीन चंद पटेल जी, डॉक्टर सुनीता वर्मा जी, डॉक्टर प्रेमलता जी, डॉक्टर सुधा दीक्षित जी, डॉक्टर द्युति मालिनी जी, डॉक्टर विपिन प्रसाद जी, डॉक्टर उमेश शुक्ला जी, जो कि बड़े ध्यान से पूरी न्यूज बना रहे थे और कुछ भी समाचार
जिम्मेदार होगी, तो उसके लिए भी हम आभारी हैं। और हमारे प्रिय शोधार्थी और विद्यार्थियों, मनीष को भी मैं कहूँगा, मनीष एक बहुत अच्छा श्रोता है और ऐसे कवि सम्मेलन तभी हिट होते हैं जब मनीष जैसे श्रोता होते हैं। सही कह रहे हैं। ऐसे श्रोताओं का होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, कुमार विश्वास आए तो यहीं पर ये कार्यक्रम हुआ, और जब वो जाने लगे इधर से पीछे से, क्योंकि भीड़ बहुत थी, तो एक विद्यार्थी आया और उसने बोला कि सर एक बार कुमार विश्वास से मिल लेने दीजिए, क्या पता इस जन्म में मुलाकात हो या ना। तो ऐसी ही कुछ दीवानगी हमारे मनीष की है और अच्छा लगता है, और ये खुद भी अच्छा करता है। इसको भी हम सुनेंगे, कल सुनेंगे। बहुत अच्छी शायरी करता है ये। और हमारे यहाँ बड़े छुपे रुस्तम कविता लिखने वाली डॉक्टर दीदी मालिनी जी बैठी हुई हैं हमारे बीच बहुत से लोग हैं, बहुत से विद्यार्थी हैं। सुनीता जी खुद लिखती हैं, तो सुधा जी भी लिखती हैं। सुधा जी लिखती हैं, हाँ सुधा जी लिखती हैं, और नवीन चंद पटेल जी लिखते हैं हमारे, और श्रीहरि त्रिपाठी जी तो लिख करके वो, मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि आगे से इन कवियों को यहाँ जरूरत नहीं है, कभी यही है। ऐसा अपने नीचे रखने वाले कभी बहुत कम हैं। अपनी कविता लिखकर अपनी तकिए के नीचे रख लेना। कई बार मैंने इनकी तकिया जाकर देखा है, इसके नीचे डायरी रखी रही है। तो हमारे पास ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम पहले तो एक ऐसा कवि सम्मेलन रखो जो हम लोग सब श्रोता रहेंगे। भी हम 11:30 बजे से यहाँ उपस्थित होंगे, और 11:30 से 5:30-6 बजे तक हम यहाँ रहेंगे। कार्यक्रम में आप लोग सभी आए। एक अनुरोध ये है, दूसरा अनुरोध ये है कि ये जो पटना से लेकर के सतना तक ये प्रकाशक हमारे बीच आए हैं, दिल्ली, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, बहुत सारी जगहों से आए हैं। इन प्रकाशकों का भी उत्साहवर्धन होना चाहिए, इनके लिए भी कम से कम ताली बजनी चाहिए, और एक पुस्तक लेके जाइए। कम से कम, हाँ, मेरा यही कहना है कि कुछ नहीं तो टोकन के रूप में 1 या 2 किताब खरीद करके जरूर जाएं, जिससे कि ये इतनी दूर आए हैं, खर्च करके आए हैं, ढेर सारी किताबें लेकर आए हैं, तो कम से कम खाली हाथ ना जाएं। हमारे विद्यार्थी भी देखें कि इसमें बहुत ही उपयोगी पुस्तकें उनके लिए हैं। तो अगर आप लोग सब लोग खरीदेंगे तो इनका भी भला होगा, उद्धार होगा। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबके प्रति कृतज्ञ हूँ। और एक बार पुनः कल 11:30 बजे मिलने की एक आपसे जो है अपेक्षा है, अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर थोड़ा 2 मिनट हमारे इनको दो माइक, ये भी बहुत अच्छा बोलते हैं, इनको सुनना है हम लोगों को। अरे आइए आइए, आप पता नहीं काम तो ढूंढ रहे थे हम लोग आपको। बैठ लीजिए, आप लोग बैठ लीजिए, 2 मिनट और बैठ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। आज पुस्तक मेला के इस उद्घाटन अवसर, कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक संध्या में यहाँ उपस्थित सभी कविजनों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन और हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।